गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी नोरबू जी, क्या है ना, अभी ये हमारा ओपन टू ऑल क्लास है। तो हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें ये लिंक हम भेजते हैं। तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है, 200 प्लस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं। तो सब में लिंक भेजने में ना टाइम लग जाता है, इसलिए इस वजह से लेट हो जाता है। ओके, लाउड एंड क्लियर। ठीक है सर। तो सर, हम जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स कर रहे थे। आई थिंक 32 क्वेश्चंस टिल लास्ट क्लास हम लोगों ने कर लिए थे। उसके आगे आज कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो पहले पिछले क्वेश्चंस देख लेते हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यस और नो? जैसे इसमें बताओ आप, अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जो रैंक आई है उसमें किसने टॉप किया था? ये क्वेश्चन करा हुआ है पिछली क्लासेस में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की जो रैंक में किसने टॉप किया? जापान, जर्मनी, यूएसए या फिर सर यूके? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर था आपका जापान। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट एक शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट है जो गल्फ ऑफ मन्नार को किससे कनेक्ट करेगा? गल्फ ऑफ खंबात से, गल्फ ऑफ कच्छ से, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से या फिर पाल्क स्ट्रेट से? बताइए सर। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट प्रपोज शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट है जो गल्फ ऑफ मन्नार को किससे कनेक्ट करेगा? गल्फ ऑफ खंबात से या गल्फ ऑफ कच्छ से या अंडमान निकोबार से या फिर सर आपका पाल्क स्ट्रेट से? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 तक हो गया था। ये लास्ट क्वेश्चन था। K9 वज्रा होविट्जर्स की बात करी थी, किसने डेवलप किए हैं? तो ये सर इंडिया में डेवलप कर रहे हैं L&T। ठीक है, यहाँ तक की हमने बात कर ली थी। इसके आगे फिर आज कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज अज्यूम्ड द चार्ज एज चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड? ठीक है, इनमें से किसने चार्ज अज्यूम करा है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का? बताइए सर। जो भी लगता है कुछ तो कमेंट करना है ना? कमेंट करे बगैर नहीं छोड़ना है। बताइए जनाब, क्या लगेगा सर? तुक्का का मतलब क्या? तुक्का लगाएंगे? चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। देखो, चेयरमैन तो बहाना है, मेरे को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में बताना है ना? तो करेक्ट आंसर इज दिनेश कुमार शुक्ला। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन दिनेश कुमार शुक्ला हैं। तो सबसे पहले सर, कोई भी बॉडी होती तो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैच्यूटरी, एग्जीक्यूटिव। तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 से इस बॉडी को बनाया गया, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है,
इसके लिए हमने इसकी जो पावर है, ठीक है, एक तो हमने आपका एटॉमिक एनर्जी एक्ट यूज़ किया है, फिर इसके बाद इसके जो सेफ्टी पार्ट है ना, उसका जो रेगुलेटरी पावर है वो हमने उठाया है एटॉमिक एनर्जी एक्ट से। एक तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है और कुछ पावर सर हमने उठाई है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये मैंने पहले भी बताया था, ये एग्जाम में पूछ लेता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में पास हुआ था, तो 1986। तो इसका ईयर बहुत पूछ लेता है। एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ईयर बहुत पूछता है, एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का ईयर बहुत पूछता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखो बोर्ड का फंक्शन ये है कि एटॉमिक एनर्जी को सेफली हम यूज करें, ठीक है। जो भी हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे हम काम करेंगे तो सारा कुछ सेफली काम हो, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो, तो ये सब मैनेज करने के लिए हमने एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड क्रिएट किया है। और इसके जो मेंबर्स है वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं सर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से, ठीक है। It also keeps an eye on organizations that transport nuclear and radioactive materials. तो पूरा आपका जो एटॉमिक एनर्जी पे काम हो रहा है तो उससे रिलेटेड उसको सर्विलेंसिंग करना, उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, तो ये सारा काम आपका कौन करता है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जिसके चेयरमैन बने हैं आपका दिनेश कुमार शुक्ला। सुकन्या जी बहुत बढ़िया, तुक्का सही बैठ गया। चलो खाता खुल गया आपका, बाकी लोग भी अपना अपना खाता खोलिए। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर मतलब अपने हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, उन्होंने ये इन्फॉर्म करा है कि हिंदुस्तान में अब तक, ठीक है, अभी तक जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है 9000 से ऊपर क्रॉस हो चुके हैं, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किए हैं, तो 9000 से ऊपर हमारे जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। ये जन औषधि केंद्र सर क्या है, देखो गवर्नमेंट जेनेरिक मेडिसिन प्रमोट करना चाहती है। जेनेरिक मेडिसिन का मतलब है जो दवाएं आपने मार्केट में देखी होंगी बड़े बड़े बीमारियों की, जो बहुत महंगी महंगी दवाएं बनती है, उसी का एक सस्ता वर्जन, ठीक है। सेम फॉर्मूला यूज करके अगर कोई लोकल कंपनी उस दवा को सस्ते में बना लेती है तो उसे हम कहते हैं जेनेरिक मेडिसिन, ठीक है। अगर कोई बड़ी कंपनी बनाएगी तो वही दवा बहुत महंगी बेचेगी, बट उसी फॉर्मूले को यूज करके कोई लोकल कंपनी बना ले तो सस्ते में बेचेगी। जैसे एक सेम बर्गर मैकडी वाले 90 का बेच रहे हैं, तो वही अपनी स्ट्रीट फूड वाला 30 का बेच रहा है। तो जैसे ये जेनेरिक मेडिसिन है, ये क्या हो गया, जेनेरिक बर्गर हो गया, ठीक है, वही सेम बात है। तो जेनेरिक मेडिसिन को सेल करने के लिए भारत सरकार जगह जगह पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र डेवलप कर रही है, ठीक है, ताकि सस्ते रेट में, अफोर्डेबल रेट में इसको प्रोवाइड किया जा सके। अब देखो ये क्वेश्चन का अगर आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं तो मतलब क्या ही बताऊं मैं, मतलब फिर तो आप एक बस प्याला ले लो, उसमें पानी भरो और उसमें डुबकी लगा लो, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी आपसे बोल चुका हूं कि मनसुख मांडविया जी हेल्थ मिनिस्टर हैं। अब हेल्थ मिनिस्टर दूसरे मिनिस्ट्री की बात क्यों करेगा, अगर वो बात करेगा अपनी मिनिस्ट्री से रिलेटेड करेगा। बिल्कुल सही बात। तो करेक्ट आंसर क्या है सर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा सर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखो ये जो आपका प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बन रहे हैं, ये तो सिंपल एक स्टोर है जहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन बेची जाएंगी, लेकिन ये किस प्रोग्राम के तहत बनाए जा रहे हैं, तो जो ओवरऑल प्रॉपर स्कीम है, स्कीम का नाम है सर, स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है। तो वही जेनेरिक मेडिसिन को हिंदी में कहते हैं जन औषधि परियोजना, मतलब स्कीम। तो ये जो शॉर्ट में इसको जन औषधि स्कीम भी कह देते हैं। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टि एक मिनट सॉरी सॉरी मेरे से गलती हो गई, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं है, करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, क्योंकि ये मेडिसिन है ना, ये ड्रग है। और दवाइयाँ हमेशा याद रखना किस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आएंगी, ये ड्रग्स हैं। मेडिसिन किस हाँ गलती हो गई मेरे से, तो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है हमेशा याद रखना, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये आमतौर पे हम गलती करते हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक है।
तो सबसे पहले 2008 में एक स्कीम बनाई गई थी, जन औषधि स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। उसी मिशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 2015 में। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस वही है, जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट करना। ठीक है, जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट करना। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी का नाम है फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसको शॉर्ट में कहते हैं ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज इन इंडिया, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज इन इंडिया, शॉर्ट में इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये सर पूरा आपका जानकारी थी रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है, बताइए जरा। ऑल राइट सर। आप भी बैग गए, हम भी बैग गए। औषधि, औषधि का मत नहीं, औषधि को इंग्लिश में मेडिसन ही बोलते हैं। अब देखो, औषधि हम लोग किसको बोलते हैं, जड़ी बूटियों के, और जड़ी बूटियां क्या होती है, वही प्लांट्स ही तो होते हैं। हाँ, तो वो औषधि को अंग्रेजी में वैसे मेडिसन बोलते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द लुम्पी प्रो वैकेंट। ये वैक्सीन का नाम है, एन इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर द लंपी स्किन डिसीज। लंपी स्किन डिसीज ये कैटल्स में, जानवरों में, गाय वगैरह में ये डिसीज देखी गई है, लंपी स्किन डिसीज। तो उसके लिए एक वैक्सीन डेवलप की गई है। ये इंडिजिनस वैक्सीन है, मतलब ये इंडिया में डेवलप की गई, लंपी प्रो वैकेंट। तो सवाल ये है कि सर ये वैक्सीन डेवलप किसने की है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, आईआईएससी बेंगलुरु, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दैट इज आईसीएमआर। ये क्वेश्चन लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स में भी आई थिंक था, है ना, लास्ट या लास्ट टू लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन मतलब पहली बार नहीं है, पहले भी डिस्कस हो चुका है। तो जो लोग पहले से जुड़े होंगे उन्हें पता होगा इसका आंसर। हाँ जी सर, डी। नहीं सर, इसका करेक्ट आंसर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो लंपी स्किन डिसीज के लिए जो वैक्सीन है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने डेवलप की है। देखो ये इसको एक पॉक्स वायरस है, इसका जो वायरस है, तो सबसे पहला तो सवाल ये, जो लंपी स्किन डिसीज है, ये बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल डिसीज है, फंगल डिसीज है, तो इसे ये सर आपका वायरल डिसीज है। उस वायरस का नाम क्या है, पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस है, एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो की बाइट से या टिक से ये ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब टिक मतलब जो कुछ छोटे छोटे पैरासाइट्स होते हैं जानवरों के ऊपर, है ना, उनकी स्किन पे जो उनका खून चूसते हैं, तो हो सकता है इस जानवर का खून चूस के वो दूसरे जानवर पे चला जाए, या फिर एक मॉस्किटो इस जानवर का खून चूसे दूसरे जानवर पे चला जाए। तो ये लोग एज ए वेक्टर काम करते हैं, एज ए ट्रांसमीटर काम करते हैं टू ट्रांसमिट द वायरस। ठीक है, सेलाइवा और नेसल सीक्रेशन से भी ये आपका वायरस फैल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जूनोटिक नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लंपी स्किन डिसीज है ये जूनोटिक नहीं है। जूनोटिक कहने का मतलब, जूनोटिक वो डिसीज होती है जो एनिमल से ह्यूमन में स्प्रेड हो सके, जैसे कोविड वायरस, ये बैट से, एक चमगादड़ से इंसानों में ट्रेवल किया, तो ये जूनोटिक वायरस था। लेकिन जो लंपी स्किन डिसीज है वो जूनोटिक नहीं है, मतलब एनिमल से ये ह्यूमन में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, चेल्सा जी समझ गए ना। इसमें होगा क्या, बॉडी पर इस तरह से कह सकते हो आप, दाने से निकल आते हैं, स्किन लम्प से निकल आते हैं बड़े बड़े से,
पूरी बॉडी में या एक इफेक्टिव पार्ट में निकल आते हैं। अब उससे नुकसान क्या होता है, फर्टिलिटी जानवर की घटती है, वेट लॉस होगा, वो जानवर प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज हैं जहां पर ये आउटब्रेक देखा गया था। इंडिया में सबसे ज्यादा अगर बुरा हाल रहा तो राजस्थान का रहा, तो नॉर्थ इंडिया में इसको जनरली आप देखोगे काफी हद तक देखा गया। तो इसके लिए अगर आप देखोगे, जैसे कोरोना वायरस के लिए कोई फिक्स रेमेडी नहीं है, कोई फिक्स इलाज नहीं है, बस सिम्टम्स पे हम दवा देते हैं। कोरोना जब हुआ था कोविड-19, तो उसमें इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं था, हम सिम्टम पे दवा दे रहे थे। मान लो अगर किसी को फीवर है तो फीवर की दवा दे दी, किसी को खांसी है तो खांसी की दे दी, ठीक है, तो जो सिम्टम हो रहे थे बस उसी पे दवा दे रहे थे, बाकी इस वायरस की भी कोई दवा नहीं थी। इसी तरह से इस वायरस की भी कोई दवा नहीं है, ठीक है, बस कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो उसी को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं। तो इसी को आगे रोकने के लिए हमने एक वैक्सीन डेवलप करी है जिसका नाम क्या है, लंपी प्रो वैक्सीन, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने ये वैक्सीन प्रोड्यूस करी है। तो ये लंपी स्किन डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो सबसे बड़ी चीज तो ये ध्यान रखना कौन से वायरस से हो रहा है, पॉक्स वायरस से हो रहा है, ठीक है। और दूसरी, जब वायरस का नाम पता है तो ये तो कह ही पाओगे कि ये कैसी डिसीज है, वायरल डिसीज है। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है इसमें, ये जूनोटिक नहीं है, ठीक है, जूनोटिक नहीं है। ये दो चीजें बहुत अच्छे से रिगार्डिंग लंप स्किन डिसीज आपको याद रखनी है। और इसी से रिलेटेड लंपी प्रोवैक्सिन इसकी वैक्सीन का नाम है, जिसको किसने डेवलप किया, ICAR। आई होप इट इज क्लियर नाउ। क्लियर है सर, समझ में आ रहा है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। मार्शल जी का भी खाता खुल गया आज तो, जल्दी जल्दी खाते खोल लो आप लोग, बहुत बढ़िया। Recently, which of the following organizations has launched Utkarsh 2.0 for the period 2023 से 25 for strengthening its regulatory and supervisory mechanisms? इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने उत्कर्ष 2.0 को लॉन्च किया है? पर्पस क्या है, ताकि उनके जो सुपरवाइजरी, उनका जो पूरा मैकेनिज्म है रेगुलेट करने का, उसको और स्ट्रेंथन किया जा सके, उसको और मजबूत किया जा सके, ठीक है, ये पर्पस है। कुल मिला के ये इनिशिएटिव उत्कर्ष 2.0 किस इंस्टीट्यूट का है? सेबी का है, RBI का है, IFSCA का है, या IRDAI का है? सेबी शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, RBI बैंक्स को करता है, IRDAI इंश्योरेंस सेक्टर को करता है। हाँ जी सर। अरे इतने सारे लोग हैं, बस 4-5 लोग जवाब देंगे सर, कैसे काम चलेगा बताइए जरा। अगर 4-5 लोग ही जवाब देंगे तो मजा नहीं आएगा, बाकी सब भी करिए। अरे तुक्का ही लगा दो भैया, कुछ भी कर दो, आंसर दे दो। देखो इंटरेक्ट करना जरूरी है, वरना करंट अफेयर्स की क्लास में बोर हो जाओगे। चलो जी, फिर भी खींच खींच के मुझे लगता है जितने लोगों से बुलवा सकते थे अपन ने बुलवा लिया। करेक्ट आंसर पे आ जाते हैं, RBI। उत्कर्ष 2.0 किसने लॉन्च किया है? RBI ने, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, जो उनका रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसको और इम्प्रूव करना, ठीक है। गाइडिंग द बैंक्स प्रोग्रेस टुवर्ड रियलाइजेशन, guiding the bank's progress towards realization of the identified milestones, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, एथिक ड्रिवन इंटरनल गवर्नेंस हो, सिटीजन्स का ट्रस्ट बढ़े। अभी क्या है, जैसे बैंक्स के साथ दिक्कत क्या है, बैंक्स के साथ दिक्कत क्या है, अगर सरकारी बैंक है तो हमें मालूम है इनका कभी भी लंच हो जाता है ना, तो ये ट्रस्ट नहीं है हमें सरकारी बैंक पे, तो इस वजह से दिक्कत होती है। तो हमें बैंक्स में ट्रस्ट बढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें किस प्रोग्राम के तहत होगी? उत्कर्ष 2.0। 2.0 इसका मतलब 1.0 भी रहा होगा, बिल्कुल। पहले जो फ्रेमवर्क बना था उसे उत्कर्ष 2022 कहा, जो 2019 से 22 तक के लिए रहा। अब 2023 से 25 के लिए नया इनिशिएटिव है उत्कर्ष 2.0।
Well and good. Question number 37. Which of the following organizations has signed a $220 million loan with union government to strengthen the efficiency of power sector in Tripura? Which of the following organizations has signed a $220 million loan with union government to strengthen the efficiency of power sector in Tripura? पावर सेक्टर के लिए त्रिपुरा में पावर सेक्टर को और मजबूत करने के लिए किसी एक बैंक ने लोन दिया। आपको मेरे को उस बैंक का नाम बताना है, लगाओ सा तुक्का। चलो, त्रिपुरा के लिए जो लोन आया है आपका, वो आया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो त्रिपुरा तो बहाना था, हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको बताना था। एशियन डेवलपमेंट बैंक, देखो जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे एक बैंक चलती है, दो बड़ी बैंक्स चलती हैं, ठीक है, जो ब्रेटन वुड सिस्टम के तहत काम करती हैं। मतलब ब्रेटन वुड में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद दो बैंक्स का जन्म होता है, एक वर्ल्ड बैंक, एक IMF। तो जो कंट्रीज बिल्कुल डूबने की कगार पे होते हैं उनको लोन देता है IMF, और जो कंट्रीज डेवलप करने की रास्ते पे होते हैं तो उनके डेवलपमेंट की मदद के लिए कौन लोन देता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये ग्लोबल बैंक्स है। लेकिन सर हमने देखा ये जो वर्ल्ड बैंक है इसमें मेजर स्टेक किसका है? USA का। तो USA की बहुत चलती है इसमें। अब लेकिन सर हमें एशिया में भी तो डेवलपमेंट चाहिए, तो हम एशिया में अपना अलग बैंक बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर USA अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोन निकलवाएगा। अगर उसे कोई कंट्री पसंद नहीं है तो उसको लोन लेने नहीं देगा। तो इसीलिए हमने कहा देखो वर्ल्ड बैंक से अलग होकर हम एक अपना एशिया का एक बैंक बनाएंगे जिसमें एशियन कंट्रीज को मदद किया जाएगा। तो एशियन कंट्रीज ने मिलकर एक बैंक बनाया जिसे हमने कहा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो पहला हम तो मिथ ये निकाल देना कि अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो इसके मेंबर सिर्फ और सिर्फ एशिया के होंगे, एशिया के बाहर के भी हैं। अपना USA भी आ जाता है इसमें, है ना। मतलब USA ऐसी बात नहीं कि इसको भी छोड़ देगा, USA की शेयर होल्डिंग इसमें भी है। तो मेनली इसमें एशिया के रीजन है, एशिया के कंट्रीज हैं, कुछ एशिया के बाहर के भी हैं। तो 1966 में इस बैंक को डेवलप किया गया। 68 मेंबर्स इसको ओन करते हैं और जो 49 जिसमें से इसी रीजन से बिलोंग करते हैं। इस बैंक की शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा शेयर किसका है इस बैंक में? जापान और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों का 15.6% शेयर है। फिर तीसरे नंबर पे है चाइना, चाइना का है 6.4, और उससे थोड़ा ही कम 6.3% ये इंडिया का शेयर है इस बैंक में। देन 5.8% किसका शेयर है सर? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो ये कुछ मेजर शेयर होल्डर्स हैं ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब सर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो सर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है आपका मनीला, फिलीपींस में। आई होप इट इज क्लियर नाउ। आज तो सुकन्या जी का दिन बन गया, तो मतलब सब करेक्ट हो रहे हैं जी। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर? मनीला, फिलीपींस। मनीला इज अ सिटी इन फिलीपींस, ध्यान रखना। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है सर? फिलीपींस। इज दैट क्लियर और नॉट? चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली India has achieved the target of operationalizing how many Ayushman Bharat health and wellness centers till 31 December 2022? देखो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2020 तक एक टारगेट हमने बनाया था, तो कितने वेलनेस सेंटर बनाएंगे, तो वो टारगेट पूरा कर लिया है।
तो वो टारगेट पूरा कर लिया है। सवाल ये है कि सर हमने टारगेट बनाया कितने का था। ठीक है, समझ रहे हैं सवाल क्या है कि हमने कितने वेलनेस सेंटर बनाने का टारगेट लिया था जिसको हमने पूरा कर लिया है। सर 1,50,000 तो बहुत हो गया सर, इतने हम कहाँ बना लेंगे, इतना तेज कहाँ हम सर, यही कुछ होगा 50,000 लिख दो सर। नहीं सर, हकीकत तो ये हमने 1,50,000 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेशनल आयुष मिशन है उसके तहत ये वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। ये वेलनेस सेंटर पार्ट है आयुष्मान भारत योजना के। देखो आयुष्मान भारत स्कीम क्या है, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो हमारी सबसे 2% देश की सबसे पुअर जो फैमिलीज हैं उनको हम 5 लाख पर फैमिली 5 लाख पर फैमिली पर ईयर ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। यानी हर साल अगर उनकी फैमिली को कुछ भी दुख तकलीफ होती है तो 5 लाख तक का खर्चा सरकार बियर करेगी। तो इसके लिए सरकार ने एक आयुष्मान भारत कार्ड भी जनरेट किया, तो जो फैमिली मतलब बहुत गरीब है तो वो 5 लाख तक का प्रॉफिट इस स्कीम से कमा सकते हैं। तो इसी स्कीम के तहत अभी इसकी जो क्या कहते हैं, इसमें होता क्या था, आपका एक आयुष्मान भारत कार्ड बन जाएगा, उसे आप प्राइवेट हॉस्पिटल पे भी दिखा सकते हैं या पब्लिक हॉस्पिटल पे भी दिखा सकते हैं। तो उसमें आपका जो पैसा लगता है, वैसे सरकारी हॉस्पिटल में तो लगभग फ्री होता है, उसे आप कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उस कार्ड को दिखा देंगे तो आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, वो पैसा किसके अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा, सरकार के खाते में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो सर हो गया तब के लिए जब हमें कोई मान लो कोई बहुत बड़ी परेशानी हो, लेकिन साथ ही साथ हमें जरूरत थी कि ऐसे लोकल मतलब बीमारियों के लिए, जैसे खांसी जुकाम है, जैसे हम कहते हैं प्राइमरी हेल्थ, तो प्राइमरी हेल्थ के लिए कुछ सेंटर्स खोलने की जरूरत थी जहां पर इजीली हमारी आम जनता जाके अपना छोटा मोटा इलाज करा सके। ठीक है, तो 2018 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जिनका नाम है आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो टारगेट था सर 1.5 लाख बनाने का एंड वी हैव अचीव्ड दैट टारगेट। इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो 1.5 लाख जो आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए, बनाने का टारगेट था, वी हैव अचीव्ड इट। ऑफिसर लोग, हाँ ये तो देखो अब कुछ तो लूप होल रहते ही हैं कि मतलब ऐसे लोग जो मतलब जिनको जरूरत नहीं है ये कार्ड की बट स्टिल दे हैव दिस कार्ड, तो वो तो थोड़ा वो तो सर होता ही है। बात आपकी सही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हाँ जी, देखो स्कीम की अवेयरनेस हिंदुस्तान में लोगों के पास कम होती है, तो लोगों से कहिए करंट अफेयर्स देखें, अवेयरनेस बढ़ जाएगी उनकी भी। ठीक है तेमन जी, करंट अफेयर्स में ले आओ आप उन्हें, अपन तो यहाँ स्कीम ही की डिस्कस करते हैं ना। सीएम हेल्थ कार्ड अरुणाचल में तो मेरे ख्याल से वो सेम होगा। वैसे स्टेट गवर्नमेंट कुछ हैं जो अलग अपना अलग चलाती हैं, ठीक है, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, कुछ स्टेट्स का अपना अलग इस तरह का कार्ड सिस्टम चलता है। ठीक है, लेकिन अरुणाचल में मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सेम पार्टी की सरकार है ना, तो वो स्कीम यहाँ पे कंटिन्यू की गई होगी, तो आई थिंक सेम होगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 39। Which of the following banks is the only public sector bank to be categorized as domestic systematically important bank DSIB? देखो इंडिया में 3 बैंक्स हैं जो डी सिप कैटेगरी में आती हैं। मतलब बैंक्स तो बहुत सारी हैं लेकिन इस कैटेगरी में आने का मतलब है ये बैंक सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम एक्सपेक्ट करते हैं बैंक कभी नहीं डूबेगी। इनको हम कहते हैं टू बिग टू फेल, मतलब ये इतनी बड़ी बैंक्स हो गई हैं कि ये शायद कभी
फेल ही ना हो पाए, इतनी बड़ी बैंक्स हो गई हैं, ठीक है। तो उसमें 3 बैंक्स आती हैं जिसमें से एक सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें से। तो वही वो पूछ रहा है कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक है क्या, इंडिया की पहली अपनी खुद की बैंक जो 1894 में बनी थी, या बैंक ऑफ बड़ौदा है क्या, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर कैनरा बैंक है। ऑलराइट सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज एसबीआई। तो जो डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं डी सिप्स, उसमें आपका 3 बैंक्स आती हैं। अपना सरकारी में एसबीआई, प्राइवेट में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, ठीक है, 3 बैंक्स हैं। एसबीआई इस कैटेगरी में 2015 में जुड़ा, आईसीआईसीआई 2016 में जुड़ा, और आपका एचडीएफसी 2017 में जुड़ा। इनको टू बिग टू फॉल बैंक्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी साइज इतनी बढ़ चुकी है और इनका दायरा इतना बढ़ चुका है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फेल।